की न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी की गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत। महिलाओं को हेली सेवा के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश। बारिश आपदा को देखते दिए निर्देश। देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट करके अहिल्याबाई को दी श्रद्धांजलि। भारी भूस्खलन के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे हिंडोला खाल के पास दूसरे दिन भी रहा बंद। भूस्खलन के चलते कोटद्वार में फंसे यात्री। भारत को चीन सीमा को जोड़ने वाला चोरगाड़ नदी पर बना बेली ब्रिज टूटा। सेना और आईटीबीपी जवानों को पेट्रोलिंग में हो रही मुश्किलें। प्रदेश में हफ्ते भर में हुई है 24% से भी अधिक बारिश। दून जिले में हुई सामान्य से 11% अधिक बारिश। सबसे अधिक बागेश्वर में 235.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। बता दें कि प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। आईएमडी ने देहरादून समेत 6 जिलों में जारी किया है बारिश का अलर्ट। अभी कुछ दिनों तक रहेंगे बारिश के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही जेसीपी पार्टी प्रमुख भावना पांडे ने टाउन हॉल में तीज का त्योहार मनाया और महिलाओं से अपनी पार्टी जुड़ने की अपील की है। बता दें कि तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारी करने वाली राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। भावना पांडे द्वारा हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त जनता जेसीपी पार्टी के साथ देकर खास करके महिलाएं पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन करें। मैं देखती हूँ आज 3 महीने से हरिद्वार में हूँ, 3 महीने से, और 3 महीने से देख रही हूँ खंबा टूट जाए तो भावना पांडे, सड़क टूट जाए तो भावना पांडे। आज किसान और स्थानीय लोगों के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से किसानों ने भानिया वाला फ्लाईओवर से विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाल करके अपना विरोध जताया। डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप निर्माण न करने की मांग को लेकर के आयोजित रैली में किसानों ने कहा कि किसी भी सूरत में डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप का निर्माण नहीं होगा। बता दें कि रैली में संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा और परवा दून बार संघ के साथ कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए कहा कि आक्रोश ट्रैक्टर रैली शासन प्रशासन की नींद से जागने और किसानों की जमीन को बचाने के लिए है। अगर सरकार अब भी नहीं चेती गई तो आगे और भी बड़ी रैली करेंगे, जो कि राजधानी देहरादून में होगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए डोईवाला पुलिस ने भी जाम से निपटने के साथ ही व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हुए हैं। आज इस बरसात में लोग निकले हैं, परेशान हैं, फिर भी निकल रहे हैं अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी पुरखों की कमाई हुई ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए। सरकार को चेतना चाहिए और जो निर्णय इंटीग्रेटेड सिटी का सरकार ने यहाँ डोईवाला में लिया है, इसे वापस लेना चाहिए। सरकार को जगाने के लिए ये रैली है। बिल्कुल, सरकार को जगाने के लिए आज ये रैली है, और नहीं जागे तो फिर हमारी अगली रैली की भी तैयारी है, और उस दिन वो सीधे मुख्यमंत्री आवास की कूच होगी। मैं तो इस उत्तराखंड में अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो इस उत्तराखंड की भावनाओं को जानते हैं, इस उत्तराखंड की जड़ों को जानते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर इस उत्तराखंड में कुछ गलत हो रहा हो तो हम जैसे लोग उस बातों को उठाएं। किसानों की जमीन नहीं जाने देंगे, भावना को हाथ नहीं होने देंगे। यहाँ तो एक फड़वा भी कोई हमारी डॉल पे मारते हम लड़ने को तैयार होते हैं। आप तो जब पूरी हमारी हस्ती मिटाने की बात कर रहे हैं तो कहाँ से मानेंगे। आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। बागेश्वर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की उपस्थिति में स्थानीय होटल में बैठक आयोजित की गई है। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। साथ ही बीजेपी के 2 अनुसूचित जाति के जिला स्तरीय नेताओं ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि रंजीत दास के बीजेपी में जाने के बाद बड़ी संख्या में अन्य दल के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है।
बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा का सूर्यास्त होने जा रहा है। कि रंजीत दास जी क्यों गए इस पर मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ ज्वाइनिंग है और सबको पता है कि अभी टिकट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है। और पैनल में जो 3-4 नाम गए थे उसमें रंजीत दास जी का भी नाम था, लेकिन शायद उनको अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं था और वो जिस पार्टी ने उनको चेयरमैन का टिकट दिया, जिस पार्टी ने उनको विधायक का टिकट दिया। देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहा है निश्चित रूप से उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा और जो माहौल है, जो वातावरण है पूरे प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ऋषिकेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव और नदी नाले जहां पर उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं पर ऋषिकेश के रायवाला ग्रामीण क्षेत्र के अडवाणी प्लॉट पे लोगों के घरों में बरसात का पानी पहुंच गया है। सूचना पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए अडवाणी प्लॉट में रह रहे लोगों को कीमती सामान के सहित बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बता दें कि आपको कि बीते कई रोज से ऋषिकेश पे मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बाद लगातार बारिश चल रही है और स्रोतों से भी पानी निकल रहा है, तो उसमें निकासी कहीं पे नहीं है। तो अभी वही सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि पानी की निकासी कहाँ करी जाए। सिंचाई विभाग और जिला पंचायत जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाया गया है, उनकी जेसीबी आ गई है, तो अभी देख रहे हैं कि उस पानी की निकासी कैसे कर सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या और कुछ सुविधाएं इन ग्रामीणों के लिए कुछ है? देखिए, वो अभी हमारे जो है मानकों में, जो आपदा के मानकों में है, राहत राशि जो है या कुछ अगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान व्यापक स्तर पर चल रहा है। इसी के तहत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दिनेशपुर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आपको बताते चले कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। वहीं आज दिनेशपुर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। वहीं पर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में थाना परिसर के सभी पुलिसकर्मियों शपथ लेने के साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें आज से हमारे वहाँ कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जिसमें हमारे द्वारा एक स्टॉल राष्ट्रीय ध्वज के बिक्री करी जाएगी और राष्ट्रीय ध्वज का स्टॉल लगाए जाएंगे। वो हमारे द्वारा अभी ये मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने पंचप्रण शपथ लिया और सभी उस शपथ के बारे में बताया गया और उसको अपने आचरण में भी लाने के लिए बताया गया, निर्देश किया। उसी में हमारे द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, जो वृक्षारोपण किया जा चुका है। कल को हमारे द्वारा अपने सर्किल क्षेत्र में बच्चों के साथ रैली निकाली जाएगी। इस तरीके से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। युवा कांग्रेस संपूर्ण उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए आगामी स्वतंत्रता दिवस से सुपर शक्ति सी कार्यक्रम का आगाज करेगी। बता दें कि कार्यक्रम के अंतर्गत हर तहसील ब्लॉक पर महिलाएं ध्वजारोहण करके समारोह का आयोजन करेंगी। इसमें महिला सशक्तिकरण की झलकियां भी दिखाई देंगी। यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजू रावत ने बताया कि सुपर शक्ति सी कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा स्तर पर शक्ति क्लब के माध्यम से महिलाओं को जोड़ेंगी और महिलाओं के सम्मान और हक के लिए अलख जलाएंगी। बता दें कि वर्तमान समय में देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को भाजपा की सरकार दबाने की प्रयास कर रही है। इन कार्यक्रम से कांग्रेस महिलाओं में अलख जगाने का कार्य करेगी। यहीं पर यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांसा आर्या ने कहा कि महिलाएं अपने हकों की हिस्सेदारी के लिए किसी भी निर्भर नहीं रह सकती, राजनीति में आगे आएं और कानून को जानें समझें। इसके लिए कांग्रेस ने संगठन स्तर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये हमारा यूथ कांग्रेस का एक प्रोग्राम में वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया शक्ति सुपर सी।
हक और हिस्सेदारी। हक और हिस्सेदारी मतलब कि महिलाओं को, आम महिलाएं जो हमारे समाज की हैं, जो बहुत अच्छे कार्य करती हैं और बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में बहुत बहुत सहयोग करती हैं अपने लोगों का, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सामाजिक वो जागरूकता जगाने के लिए जो महिलाएं आगे रहती हैं, उन महिलाओं के लिए एक हिस्सेदारी की गई कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और महिला सशक्तिकरण में काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा यूथ कांग्रेस द्वारा 15 अगस्त को एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हर पूरे देश के विधानसभा में 5 महिलाएं जो आम होंगी वो उनका झंडारोहण का कार्यक्रम करेंगी। ये एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है शक्ति सुपर सी, और इसका लोगो है हक और हिस्सेदारी। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपना हक मांगती है लेकिन कितनी बार उनको नहीं मिल पाता। उसी के रिगार्डिंग एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें हम कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र में ऐसी महिलाएं आगे आए, ऐसी महिलाओं का हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जो कभी भी समाज में अगर महिलाओं के मुद्दे की बात आ रही है या महिलाओं को आगे करने की बात आ रही है या किसी भी तरह से महिलाएं आगे आए, हम ये चाह रहे हैं। तो इसी की रिगार्डिंग हमने एक ग्रुप बनाया है और ये इसका लॉन्च हमारा इंडियन यूथ कांग्रेस का बेंगलोर में, जो हमेशा 10 साल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसका नाम बुनियादी कार्यक्रम था, वहाँ इसका लॉन्च हुआ है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा। देखिए, हमारी पार्टी ने सुपर शक्ति सी नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसमें महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में महिलाओं को एक अलग से हक दिया गया है, लेकिन क्या सच में महिलाओं को उस तरह हक मिल पा रहा है? ये एक इनिशिएटिव है यूथ कांग्रेस की तरफ से कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण दे सकें। वुमेन एम्पावरमेंट देश के लिए, विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस प्रोग्राम की नींव है। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। विधानसभा के आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के मध्य प्रमुख द्वारी खाल महेंद्र सिंह राणा ने ग्राम जसपुर में आयोजित ग्रामवासी एवं प्रवासी भ्रातृ मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। जसपुर पहुंचने पर ग्रामवासियों प्रवासियों ने प्रमुख का ढोल दमाऊ एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रमुख द्वारी खाल की अपनी क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि रहती है, जहां से भी उन्हें कार्यक्रम का आमंत्रण मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों में वे हमेशा जनता के बीच रहते हैं। गांव में देश प्रदेश के लोग इस मिलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जिससे गांव की रौनक देखते ही बनती है। कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने प्रमुख के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत विकास समिति जसपुर में नागराजा की पूजा थी और मुझे जसपुर समिति द्वारा बुलाया गया था। मैं नागराजा देवता से प्रार्थना करूंगा उन सब की मनोकामना पूर्ण हो और विकास समिति जसपुर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। बागेश्वर में गरुड़ तहसील के अंतर्गत गोमती घाटी के किनारे बसे गांव अभी भी विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। सरकार की योजनाएं गांव के अंदर पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के कार्य ठीक रहे, लेकिन स्वर्गीय चंदन राम दास के चेले चपेटों ने गांव में आए विकास को हड़प लिया है। ग्राम प्रधान मनरेगा का कार्य करने में सक्षम नहीं है। गोमती घाटी गांव में मनरेगा के तहत अब कार्य नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण अपनी खेती बाड़ी और मवेशी पाल करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य खर्चे के ऊपर खर्चे बनाए जा रहे हैं। बता दें कि गोमती घाटी के गांव में खास और रसूखदार को ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। गांव में बंदरों की समस्या ज़्यादा है। रोटी और कपड़े के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। पशुपालक जहां पर ज़्यादा हैं, लेकिन पशुपालकों को भी कोई भी लाभ नहीं हुआ है। समस्या क्या है? मुख्य समस्या एक तो रोड की है। रोड में सारे खड्डे देख रहे हैं आप, कितने गहरे खड्डे पड़ गए। आप भी आए, रोड की समस्या ऐसी है। दूसरे में पानी की समस्या ऐसी हो रही। टैंकी बनाई, इनने आगे उसको कनेक्शन नहीं दिया, नई कनेक्शन खुदवा दिया। खुदवा करके उसे
नाली बंद कर दी, उसके बाद लाइन ही खोदना बंद कर दिया। जो समस्या थी स्कूल का उन्होंने ऊंचीकरण उन्होंने ही कराया, और कई समस्या थी जो मंदिरों में भी काफ़ी उन्होंने पैसा दिया, मंदिरों की भी समस्या थी। बाकी क्या होना था बाकी सर, यहाँ पे गोमती घाटी में देखो मेन समस्या है कि यहाँ पे महिलाओं को इनको कोई रोजगार का कोई वो व्यवस्था नहीं होती है। मनरेगा से भी कहाँ काम हो रहे हैं क्या हो रहे हैं उसका कोई पता नहीं चल पाता है। देखो विगत 1-2 वर्षों से किसी को यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है मनरेगा के तहत, मतलब बहुत स्थिति खराब है महिलाओं की। सर अगर मनरेगा नहीं है तो अपने खेती बाड़ी और जानवर पालते हैं, और यहाँ पे वैसा तो कुछ है नहीं। सरकार का लाभ तो क्या मिल पाता है फिर महिलाओं के लिए, तो कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आर्थिकों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद ही सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्चे रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि शासन के अधिकारियों के पास एक ही वाहन होगा। जो वाहन उनके पास ज्यादा हैं, अधिकारियों को उन्हें वापस करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी का ये भी कहना है कि अनावश्यक फिजूल खर्ची को रोकना राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सरकार को सभी का सहयोग चाहिए और सरकार का फोकस पाई पाई बचाने पर है, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत हो सके। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं, और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इस पे भी रोक होनी चाहिए। ये कानून एक जैसा होना चाहिए, रोक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड पर अगले साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के मौजूदा कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा।
31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,844 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री फिजूल खर्चे के फैसले को रोकने की सराहना करते हुए फैसले को सख्ताई से लागू करने की भी मांग की है। सीएम धामी के इस निर्णय की बीजेपी विधायक ने भी सराहना की है। साथ ही मांग की गई है कि अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। मितव्ययता होनी चाहिए, जो राज्य का पैसा खर्च ना हो। बीच में ऐसे वीडियोस भी थे जिसमें कुत्ते घुमाने के लिए भी गाड़ी थी, सब्जी लाने के लिए अलग गाड़ी थी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य के हित में कुछ पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फिजूल खर्चे को रोकने के कड़े फैसले की सराहना तो हो रही है, लेकिन देखना होगा धरातल पर ये फैसला कितना उतर पाता है। क्या अधिकारी सीएम के इस फैसले का पालन करेंगे? क्या अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए? क्या सरकारी कार्यक्रमों पर भी सरकार कमी लाएगी? स्पेशल डेस्क उत्तराखंड। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल को संरक्षित करके उसे पुनः उपयोग में लाया जाना बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पानी की बचत करें, जिससे आने वाले समय में पानी की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि राजभवन और आसपास के क्षेत्र में अधिक मात्रा में बारिश होती है और वो पानी बह करके चला जाता है। जल संरक्षण के लिए बनाए गए टैंक के निर्माण से अब उस पानी को स्टोर किया जा सकेगा। अत्यंत खुशी है कि राजभवन के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्ट का आज जो प्रोजेक्ट किया है 20 किलोलीटर का प्रोजेक्ट है, और इससे सच्चे महीने में बारिश को भी, बारिश की ऋतु को भी, मानसून को और जल को, दोनों को एक सच्ची सेवा और कल्याण का कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने के अंदर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर कंजर्वेशन का। इस प्रकार भारत ने एक बेड़ा उठाया है, हर घर में नल और जल, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम रेन वाटर को किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं और इतनी क्वांटिटी में के अंदर में जो हम स्टोर करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। के प्रीत प्यार से जहां पर मामूली सी विवाद के बाद पड़ोसी ने युवक पर तलवार से हमला करके घायल कर दिया था। युवक ने अस्पताल पहुंच करके दम तोड़ दिया था। पुलिस ने नामजद हत्यारोपियों में 2 युवतियों समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रीत प्यार में किराए पे रहने वाले युवक पर कहासुनी के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आगे उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी राजीव और उसकी 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही।